करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की, और वो है क्वेश्चन नंबर 11, है ना। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें क्या दिया हुआ है, हमें दो त्रिज्याओं के गोले दिए हुए हैं। यदि इन दोनों गोलों को एक चालक तार से जोड़ दें तो उभयनिष्ठ विभव की गणना करनी है। और देखो ये क्वेश्चन पूछा गया है 2016 में, है ना। तो देखो एक छोटा गोला है जिसकी की जो त्रिज्या है वो कितनी है 18 सेंटीमीटर, और उस पर जो आवेश है वो कितना है 75 माइक्रो कूलाम का। सिमिलरली बड़े वाले गोले की जो त्रिज्या है वो 27 सेंटीमीटर है, और इस पर जो आवेश है वो कितना है 75 माइक्रो कूलाम का है। क्लियर है। तो देखो जैसा कि हम लोग अपने पिछले प्रश्न में एक इस तरीके का सॉल्यूशन देख चुके हैं, तो देखो यहाँ पे समझो, अब यदि अगर हमें दोनों गोलों की त्रिज्या और हमें उसका आवेश दिया हुआ है तो हम उसकी कैपेसिटेंस अर्थात संधारित्र की धारिता निकाल सकते हैं, है ना। तो हम लोग बात करते हैं अपने आंसर नंबर 11 की। क्लियर है। तो आंसर नंबर 11 में अगर हम लोग बात करें सूत्र की, गोले की गोल संधारिता की अगर हम लोग बात करें तो वो क्या होता है, C = 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे C1 की बात कर लें, मान लो इसका जो धारिता है वो C1 है, इसकी जो धारिता है वो C2 है ना। तो अगर C1 की वैल्यू हमें निकालनी हो तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1/9 × 10⁹ इंटू R की वैल्यू कितनी हो जाएगी 18 सेंटीमीटर को अगर हम लोग मीटर में लिखेंगे तो 10⁻² से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्लियर है। तो देखो इसे और क्या लिख सकते हैं, इसको यहाँ से हमने किया 2 × 10⁻⁹ 9×2 = 11 फैरेड, ठीक है। इसी प्रकार अगर हम लोग C2 की बात करें, है ना, तो C2 के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/9 × 10⁹ इंटू 27 × 10⁻²। अब देखो इसको इससे सिंप्लीफाई करो, है ना, तो ये कितना आ जाएगा 3 × 10⁻11 फैरेड। क्लियर है। अब यदि अगर हम इन दोनों को एक चालक से जोड़ दें, है ना, तो चालक से जोड़ने पे क्या होगा गाइस, चालक से जोड़ने पे स्टूडेंट्स जो इस पे 75 माइक्रो कूलाम और 75 माइक्रो कूलाम का आवेश है वो कुछ रिडिस्ट्रीब्यूट होगा, और वो किस वजह से होगा, क्योंकि इसकी त्रिज्या ज़्यादा है, इसकी त्रिज्या कम है। तार जोड़ने के बाद बात करें, कुल आवेश कितना हो जाएगा, कुल आवेश हो जाएगा Q, और उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी Q1 + Q2, है ना। और Q1 + Q2 क्या हो सकता है, Q1 + Q2 क्या होगा 75 माइक्रो कूलाम प्लस 75 माइक्रो कूलाम, इसको अगर आप जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 150 माइक्रो कूलाम। क्लियर है। तो हमने टोटल चार्ज निकाल लिया। अब यदि अगर हम लोग उभयनिष्ठ विभव की बात करें, क्लियर है, अगर हम लोग उभयनिष्ठ विभव की बात करें तो अभी पिछले सॉल्यूशन में हमने देखा उसकी वैल्यू क्या हो जाती है Q1 + Q2 / C1 + C2। क्लियर है। तो यहाँ से आप Q1 + Q2 का मान रख सकते हो 150 × 10⁻⁻6, और C1 + C2 की अगर हम लोग बात कर लें तो C1 + C2 कितना हो जाएगा 5 × 10⁻11। देखो इसमें भी 10⁻11 है, 10⁻11 कॉमन लेके जोड़ दिया तो 3 और 2 5 हो गया, है ना। तो देखो ये कितना हो जाएगा 30 × 10⁻6 × 10⁻30 × 10⁵ मात्रक। अब देखो एक केस और हो सकता है, यहाँ पे ध्यान से समझो, ऐसा भी हो सकता है कि ये बड़े गोले के अंदर अगर हमने एक छोटा गोला रख दिया, तो अगर हम उन दोनों को एक तार से जोड़ें और उसके बाद अगर हम लोग उभयनिष्ठ विभव की बात करें तो टोटल कॉन्सेप्ट जो है वो चेंज हो जाएगा, है ना। तो आओ उसको भी एक बार करके देख लेते हैं कि उस समय पे क्या चेंजेस आएंगे। तो सपोज करो कि एक बड़ा गोला है, उसी के अंदर एक छोटा गोला है, और इन दोनों को हमने एक वायर से कनेक्ट कर दिया है ना, और ये इसका सेंटर है। तो देखो इस केस में जो उभयनिष्ठ विभव आएगा, बेसिकली हम लोगों का रेफरेंस पॉइंट क्या हो जाएगा उस केस में, O हो जाएगा। और सपोज करो ये जो है ये मेरा कितना है 18 सेंटीमीटर, और ये जो है ये कितना है 27 सेंटीमीटर। क्लियर है। इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो इसकी वजह से जो उभयनिष्ठ विभव आएगा वो हम लोग क्या हो जाएगा, वो होगा V = V1 - V2। देखो V1 और V2 क्या है, यहाँ पे ध्यान से समझो। इस अंदर वाले की वजह से जो पोटेंशियल आएगा, सपोज करो वो V1 है, और इसकी वजह से 27 सेंटीमीटर की वजह से वाले गोले पे जो पोटेंशियल आ रहा है वो है मान लो V2 है। क्लियर है। तो इनके जो मान होते हैं वो क्या होते हैं, फॉर्मूला सूत्र 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R - 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। अब देखो यहाँ पे चेंजेस क्या आने वाले हैं, चेंजेस में यहाँ पे मान लो इसको R1 कर लेते हैं, इसको R2 कर लेते हैं। क्लियर है। क्योंकि बाहर वाला V2 है तो हम उसकी त्रिज्या ले लें R2, है ना। अगर R2 बड़ा है तो हमें इसको क्या लिखना पड़ेगा, इसको हम लिखेंगे V2 - V1। क्लियर है। V2 की जो त्रिज्या है वो R2 है, बड़ी है, इसकी जो त्रिज्या है वो छोटी है। क्लियर है। और दोनों पे चार्जेस क्या है वो सेम है। देखो इस पे भी 75 कूलाम आवेश है, उस पे भी 75 कूलाम आवेश, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन, और यहाँ पे Q अंदर लिख सकते हैं 1/R2 - 1/R1। क्लियर है यहाँ तक। तो देखो अब यदि अगर हम लोग R1 R2 के मान रख दें यहाँ पे, तो देखो ध्यान से समझो, Q की वैल्यू कितनी है 75 माइक्रो कूलाम को हमने चेंज करा कूलाम में, तो कितना मल्टीप्लाई किया हमने 10⁻⁻6 से। क्लियर है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है 9 × 10⁹ क्लियर है यहाँ तक। R2 मान लो हमारा कितना है 1/27 - 1/18, और साथ में क्या होगा, दोनों सेंटीमीटर में, तो हमें से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻2 का डिवीजन करना पड़ेगा। क्लियर है। अब देखो जब इसे सॉल्व करोगे तो ये क्या बन जाएगा 75 × 10⁻⁻6 × 9 × 10⁻9 × 10⁻2। क्लियर है यहाँ तक।
अब देखो इसका अगर तुम एलसीएम लोगे तो वो क्या आ जाएगा 54, तो 27 दूनी 54 माइनस 18 छत्ते 54। क्लियर है यहाँ तक। इसको जब सॉल्व करोगे तो माइनस से मत घबराओ, हम लोग उसका मैग्नीट्यूड लेंगे, परिमाण लेंगे, है ना। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 1/54। तो देखो ये क्या हो गया 75 इंटू 9 इंटू 10 की घात -6 इंटू 10 की घात 9 इंटू 10 की घात 2 डिवाइडेड बाई 54। क्लियर है। तो जब इसे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 12.5 इंटू 10 की घात 5 वोल्ट। क्लियर है। तो इस तरीके से हम लोगों ने दो डिफरेंट कॉम्बिनेशन देखे कि एक बड़े गोले को दूसरे गोले से कितनी प्रकार से हम लोग एक चालक तार द्वारा जोड़ सकते हैं। क्लियर है। तो अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। कुछ नहीं है, तुल्य धारिता बतानी है, बहुत आसान है। ये 1 माइक्रोफैरड, ये 1 माइक्रोफैरड, ये 1 माइक्रोफैरड, ये 1 माइक्रोफैरड और ये 1 माइक्रोफैरड। क्लियर है। 1 2 3 4 5, 5 कैसे हैं समांतर क्रम में। क्लियर है। प्लस 2 कैसे हैं श्रेणी क्रम। अब समांतर क्रम में होते हैं तो डायरेक्ट जोड़ दिया जाता है, 5 अगर समांतर में है ना। ध्यान से समझो इस प्रश्न को, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 13 की अगर हम लोग बात करें तो देखो यहाँ पे ये क्या है, ये 5 जो हैं ये समांतर श्रेणी में, और समांतर श्रेणी में क्या हो गया, हमने लिखा 5 समांतर में, और ये 2 कैसे हैं 2 श्रेणी में है। और अगर हम इन दोनों की बात करें, ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों वापस से श्रेणी में। यहाँ तक क्लियर है। तो अगर 5 समांतर है डायरेक्ट जोड़ देते हैं तो इनका कितना हो जाएगा 5 माइक्रोफैरड। ठीक है। एक और एक को अगर जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, सीरीज में क्या होता है, श्रेणी क्रम में क्या होता है, इन्वर्स करके 1 करके जोड़ते हैं, तो क्या हो जाएगा इसका 1/2 माइक्रोफैरड। क्लियर है। अब देखो, अब 5 माइक्रोफैरड और 1/2 माइक्रोफैरड अगर श्रेणी क्रम में है तो कैसे जोड़ोगे। देखो श्रेणी क्रम के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे समझ लो, जब भी श्रेणी क्रम की बात आती है तो 1/c = 1/c1 + 1/c2। क्लियर है। अब देखो c1 की वैल्यू क्या मान लेते हैं 5 है, तो 1/5 + 1/1/2, तो ये कितना हो गया 1/5 + 2। क्लियर है। 5 दूनी 10 और 1 11/5 माइक्रोफैरड। इसका टोटल आंसर क्या आ जाएगा 11/5 माइक्रोफैरड। क्लियर है यहाँ तक स्टूडेंट्स। लेकिन ये जो वैल्यू थी ये किसकी थी 1/c की। तो यहाँ से हम अगर बात करें c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो c की वैल्यू आ जाएगी 5/11 माइक्रोफैरड। बहुत बार क्या होगा, ये गलती हो जाएगी कि आप 1/c को एज इट इज रख के जोड़ के चले आओगे, इन्वर्स करना भूल जाओगे, तो क्या हो जाएगा आंसर एकदम उल्टा हो जाएगा और आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ध्यान रखना है जब भी इस प्रकार के प्रश्न आए तो आपको, अगर श्रेणी में है और कैपेसिटर लगे हैं, धारिता अगर लगी है, संधारित्र अगर श्रेणी में लगे हैं, तो बहुत खास ध्यान देना है कि भैया लास्ट में क्या करना है, हमें उसको इन्वर्स करना होगा, क्योंकि इसका जो सूत्र होता है वो 1/c = 1/c1 + 1/c2 होता है। क्लियर है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो चलो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 14, है ना। अब इसमें क्या बोला इसने, एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या है 3 माइक्रोफैरड है ना। के परावैद्युतांक तथा 3D/4 मोटाई की प्लेट को जब संधारित्र की प्लेटों के बीच रखते हैं तब संधारित्र की धारिता 6 माइक्रोफैरड हो जाती है। क्लियर है। तो हमें क्या बताना है, हमें के की वैल्यू बतानी है ना। बहुत आसान क्वेश्चन है, बस कुछ इंपॉर्टेंट सूत्र हैं जिनका यूज करके हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो, जब पहला केस है, पहले केस में क्या है, कोई भी प्लेट नहीं रखी हुई है। अगर हम लोग समांतर प्लेट संधारित्र की बात करें और इसके बीच की जो दूरी है वो d है और इसका जो पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो a है, तो वायु संधारित्र की धारिता क्या हो जाएगी ε0a/d। क्लियर है। जहाँ तो उस केस में जो वैल्यू है वो कितनी है 3 माइक्रोफैरड। क्लियर है। इसको अपन दे देते हैं क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ तक क्लियर है। अब यदि अगर प्लेटों के बीच एक हम लोग क्या रख दें, यदि प्लेटों के बीच परावैद्युतांक रख दें, है ना, ठीक है, तो कैसा हो जाएगा, देखो समझो ध्यान से। सपोज करो ये कैपेसिटर की 2 प्लेटें थी संधारित्र की, इनका क्षेत्रफल a है, टोटल जो डिस्टेंस है वो कितनी है d है। अब देखो इन्होंने क्या कहा 3D/4 मोटाई की, है ना। सपोज करो हमने इसके अंदर एक परावैद्युत आइटम रखा जिसकी की दूरी क्या है t = 3D/4, तो बचा हुआ कितना हो जाएगा d - t, और इसका अगर परावैद्युतांक k है। क्लियर है। जो सूत्र हो जाता है वो क्या हो जाता है ε0a/d - t, इसके अपॉन में 1 है क्योंकि यहाँ पे क्या है एयर है। क्लियर है। और एयर का अगर हम लोग इंडेक्स की बात करें वो 1 होता है, प्लस t/k, क्यों, जहाँ पे t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू है 3D/4। और इस केस में जो हमारी संधारित्र की जो धारिता हो जाती है वो कितनी हो जाती है 6 माइक्रोफैरड। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 लिख दिया है ना। यदि समीकरण 2 को 1 से भाग देते हैं, है ना, कुछ भी कर सकते हैं ना, तो देखो 3/6 = ε0a/d अपॉन ε0a/d - t + t/k। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो ε0a से ε0a हो जाएगा कैंसिल, ये वाली चीज़ चली जाएगी ऊपर, ये क्या हो जाएगा 1/2 = d - t + t/k / d। क्लियर है। तो यहाँ से अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें और इसको सॉल्व करें तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा e =
2 टाइम्स डी माइनस टी प्लस 2t बाई के। क्लियर है। और जो t की वैल्यू है वो कितनी है 3d/4 मान रख देते हैं, d माइनस 3d/4 प्लस 2/k इंटू 3d/4। देखो एक बार यहाँ रख दिया, एक बार यहाँ रख दिया। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो 2 दूनी 4, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं 2d माइनस 3/2d, 2 से 4 को डिवाइड कर देंगे तो 3/2d बन जाएगा, प्लस क्लियर है यहाँ तक 3/2d अपॉन के। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है d है। क्लियर है यहाँ तक। यहाँ पे क्या एक चीज़ और आ गई k आ गया। क्लियर है 3/2d/k। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो सारे d वाले टर्म एक तरफ कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये जब d इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, ये माइनस में है, ये प्लस हो जाएगा, और इधर क्या रहेगा 3/2d/k। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को। अब देखो अब इसको अगर हम सॉल्व करना चाहें तो नीचे का हमने मान लो एलसीएम ले लिया 2, है ना, d कॉमन ले लिया। अब जब 2 ले लिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 माइनस 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 3/2d/k। d से d कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। ये कितना हो जाएगा 3 और 2 5, 5 माइनस 4 1। क्लियर है। तो 1 इज इक्वल टू 3/k। तो यहाँ से हमने क्या निकाल लिया k की वैल्यू कितनी आ गई, k की वैल्यू आ गई 3। तो यही इसका उत्तर हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से हम लोग जब अपने छोटे छोटे फॉर्मूलाज को, छोटे छोटे सूत्रों को यूज़ करके अपने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें कि स्टूडेंट्स एक हम लोगों को एक फिगर दिया हुआ है ना। फिगर में हमें ए और बी 2 टर्मिनल दिए हैं। इन 2 टर्मिनलों के अक्रॉस जितने भी संधारित्र लगे हैं, है ना, उनकी हम लोगों को तुल्य वैल्यू बतानी है। क्लियर है। इसके अलावा जो 4 माइक्रोफैरेड का जो संधारित्र लगा है, इसकी प्लेटों के अक्रॉस कितना विभव होगा हमें वो भी निकालना है। तो मान लो इसकी प्लेटों के बीच में जो विभव है वो V1 मान लिया हमने, ठीक है। तो हम लोग करते हैं सबसे पहले पहला पार्ट, है ना। पहले पार्ट को करने से पहले यहाँ पे 2 सूत्र बड़े इंपॉर्टेंट हैं। यदि अगर श्रेणी क्रम में है संधारित्र तो क्या होता है, हम लोग सीधे उन्हें नहीं जोड़ सकते। तो श्रेणी क्रम में अगर संधारित्र है तो उसका जो इक्विवेलेंट होता है वो क्या होता है, मान लो दो संधारित्र हैं C1 और C2, है ना। तो उनका क्या हो जाएगा C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2। क्लियर है। यदि अगर यही समांतर में है तो उस केस में क्या होता है, हम उन्हें डायरेक्ट जोड़ देते हैं। क्लियर है। तो देखो अगर हम इन दोनों की बात करें तो ये दोनों कैसे हैं ये दोनों कैसे हैं, ये है श्रेणी क्रम में। क्लियर है। तो अगर हम इसके लिए इक्विवेलेंट लिखना चाहें तो मान लो पहले वाले के लिए इक्विवेलेंट क्या है, हमने मान लिया उसको 1 है, ठीक है। इसका जो तुल्य संधारिता है वो C इक्विवेलेंट 1 है। तो वो कितनी हो जाएगी, देखो C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2। क्लियर है। 4 इंटू 18 डिवाइडेड बाई 8 और 4 22। क्लियर है। अब देखो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। 2 नंबर 18, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो कितना हो गया 36/11। क्लियर है यहाँ तक। सिमिलरली अगर इस वाले पार्ट को हम मान लें C इक्विवेलेंट 2, ठीक है। और ये कैसा है, ये है समांतर श्रेणी। क्लियर है। तो समांतर में क्या होता है, डायरेक्ट जोड़ देते हैं। तो क्या हो जाएगा 3 + 3 + 6 12 माइक्रोफैरेड। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो ये और ये कैसे जुड़े हुए हैं, ये श्रेणी में जुड़े हुए हैं। तो वापस से क्या कर देंगे हम, ओवरऑल C इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या होगा, ये श्रेणी क्रम ऑफ C इक्विवेलेंट 1 एंड C इक्विवेलेंट 2। और श्रेणी क्रम के लिए कौन सा सूत्र लगता है, क्या हो जाएगा C इक्विवेलेंट 1 इंटू C इक्विवेलेंट 2 अपॉन C इक्विवेलेंट 1 प्लस C इक्विवेलेंट 2। क्लियर है। यहाँ तक मान रख देते हैं 36/11 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 36/11 प्लस 12। यहाँ तक क्लियर है। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखोगे कि क्या बन जाएगा, ये 36 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 36 प्लस 12 इंटू 11। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आप देखोगे कि जो C इक्विवेलेंट की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, वो आएगी 84/29 माइक्रोफैरेड। ठीक है। तो हमने टोटल C इक्विवेलेंट निकाल लिया। हमारे पास विभव दिया हुआ है टोटल AB के अक्रॉस, है ना। तो अगर हम AB के अक्रॉस जो चार्ज है, जो आवेश है, वो निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। देखो कैसे, Q बराबर क्या होता है C इंटू V। तो टोटल चार्ज की अगर बात करें तो टोटल C कितना है हमारा 84/29 और V कितना है 2 वोल्ट। क्लियर है। तो हमने क्या निकाल लिया, हमने टोटल चार्ज कैलकुलेट कर लिया और वो कितना हो जाएगा 168/29 कूलम। क्लियर है। अब यदि अगर हमें AB के अक्रॉस पूरा का पूरा आवेश पता है तो 4 माइक्रोफैरेड के अक्रॉस अगर वोल्टेज V1, तो हम क्या कर सकते हैं, इसी सूत्र का प्रयोग करके हम क्या लिख सकते हैं, Q = C इंटू V। जहाँ पे C क्या है, C इज 4 माइक्रोफैरेड की बात चल रही है ना। तो हमें क्या निकालना है, V निकालना है। V कितना हो जाएगा Q/C ऑफ 4 माइक्रोफैरेड।
फैरेड, मतलब कि कौन सा वाला संधारित्र, 4 माइक्रोफैरेड वाला। तो इसका मान रख देते हैं, Q का मान क्या हो गया 168/29 और C की जगह क्या रख देते हैं 4 माइक्रोफैरेड। तो जो इसका आंसर आएगा वो कितना आएगा 1.44 वोल्ट। तो इस तरीके से हम लोगों ने अपने 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि चैप्टर 2 से जनरली पूछे जाते हैं एग्जाम्स में वो देख लिए। तो चलो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ जो कि है प्रश्न नंबर 16। ठीक है, 16 में क्या दिया है, एक समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता है वो कितनी है 16 पिकोफैरेड। यदि प्लेटों के बीच की दूरी 2/3 कर दी जाए तथा उनके बीच 3 परावैद्युतांक का पदार्थ भर दिया जाए तब धारिता का मान ज्ञात करना है। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया है, तो इसलिए परीक्षा की दृष्टि से और अपने नोट्स की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है। तो देखो सबसे पहले लिखते हैं आंसर नंबर 16, है ना। यदि अगर हम लोग समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता की बात करें तो उसके लिए जो फॉर्मूला होता है A/0 होता है। क्लियर है, यहाँ पे K क्या है, K है परावैद्युतांक, A क्या है एरिया है अर्थात क्षेत्रफल, D क्या है समांतर प्लेटों के मध्य की दूरी। क्लियर है। अब अगर हम लोग बात करें पहले केस के लिए, है ना, तो पहले केस की धारिता अगर हम लोग मान लें C1 है तो C1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा K इंटू ε0 A/D। यहाँ पे C1 की वैल्यू क्या दी हुई है 16 पिको फैरेड। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई क्वेश्चन नंबर 1 हो गई। क्योंकि हमने पहले केस में एक भी परावैद्युत वाला पदार्थ नहीं भरा हुआ है, कुचालक नहीं भरा है, तो उस केस में एयर होगी और एयर के लिए जो K की वैल्यू होती है, वायु के लिए K की वैल्यू होती है 1। तो क्या हो जाएगी इस इक्वेशन को हम दोबारा लिखें तो ε0 A/D इक्वल टू 16 पिको फैरेड। क्लियर है। इसी प्रकार अगर हम लोग क्या कह रहे हैं, अब हमने कहा कि प्लेटों के बीच की जो दूरी है वो कितनी कर दी हमने 2/3, अर्थात अगर हम अब नया D लिखें तो वो कितना है 2/3 ऑफ प्रीवियस D, है ना। तो अब अगर हम लोग धारिता की बात करें, मान लो धारिता C2 है और वो कितनी हो जाएगी K इंटू ε0 A/D हमारा सूत्र होता है, पर यहाँ D' हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने उसके बीच की जो दूरी है समांतर प्लेटों की वो कम कर दी है। ठीक है, K की वैल्यू हमें दी हुई है 3, ε0 A/D की जगह हमने क्या रख दिया 2/3D। ये हमारी इक्वेशन नंबर हो गई 2। अब यदि अगर हम 1.1 इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, देखो 16 पिको फैरेड अपॉन C2 की वैल्यू क्या हो जाएगी ε0 A/D डिवाइडेड बाई 3 इंटू ε A/2/3D। क्लियर है यहाँ। तो देखो ये ε0 A/D इस ε0 A/D से कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है। तो ये नीचे क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो 9/2 और फिर ऊपर जाएगा तो वो कितना हो जाएगा 2/9। क्लियर है। तो अब जब इसे सॉल्व करोगे तो C2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो ध्यान से C2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 इंटू 8 दैट इज 72। तो ये हमारा इस प्रश्न का क्लियर है। तो बढ़ते हैं अब अपने अगले प्रश्न की तरफ, और अगले प्रश्न को देखो तुम लोग कुछ अलग तरीके से गिवन। इस अगले प्रश्न को देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, IIT JEE में भी पूछे जाते हैं इस प्रकार के प्रश्न और नीट की परीक्षा में भी पूछे जाते हैं, है ना। तो इसमें क्या कहा उन्होंने, 4 प्लेटें हैं। ठीक है, पहली प्लेट, दूसरी प्लेट, तीसरी प्लेट और चौथी प्लेट। क्लियर है। चारों प्लेटों का जो क्षेत्रफल है वो कितना है A मीटर स्क्वायर, A मीटर स्क्वायर, A मीटर स्क्वायर, A मीटर स्क्वायर, A मीटर स्क्वायर। मतलब कि चारों की चारों जो है वो कैसी हैं, ये अगर हम कुछ इस तरीके से बनाएं बराबर दूरी की, ठीक है, तो क्या है इन चारों के क्षेत्रफल बराबर है और दो संलग्न प्लेटों के बीच की जो दूरी है वो D मीटर है ना। तो यदि अगर हम इसके बीच की दूरी की बात करें तो ये भी कितना है D है, इसके बीच की बात करें तो ये भी क्या है D है, इसके बीच की बात करें तो ये भी कैसा है D है। तो हमें बिंदु A और B के बीच की तुल्य धारिता बतानी है ना। अब तुल्य धारिता की बात आ रही है तो ये चीज़ समझ आनी चाहिए कि ये कहीं ना कहीं संधारित्र की संरचना है ना। और कैसे संधारित्र की, क्योंकि दो समांतर प्लेटें हैं सब जगह, तो समांतर प्लेट संधारित्र है। और जब भी समांतर प्लेट संधारित्र आए तो उस केस में उसकी जो संधारित्र की जो धारिता होती है वो कितनी हो जाती है एप्सिलॉन A/D। क्लियर है। अब बात करते हैं A और B के बीच। ठीक है, तो देखो ध्यान से, अगर हम A पॉइंट से स्टार्ट करें तो A से हमें क्या मिल रहा है, A का एक सिरा 1 नंबर पे है और दूसरा सिरा 3 नंबर पे। क्लियर है। और B का एक सिरा 2 नंबर पे और B का एक सिरा 4 नंबर पे। क्लियर है। तो अगर हम A और B के बीच कैपेसिटर देखें, संधारित्र देखें, तो वो कैसे कैसे बन सकते हैं ये देखने की कोशिश। क्लियर है यहाँ तक। तो देखो अगर हम लोग A और B के बीच में बात करें तो देखो ये प्लेट किसकी है, ये प्लेट A की है, फिर ये प्लेट किसकी है B की है, तो पहला कैपेसिटर मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पहला समांतर संधारित्र मिल गया। ठीक है, तो मान लिया हमने इसकी जो धारिता थी वो थी C1, वो क्या हो जाएगी एप्सिलॉन A/D, क्योंकि दोनों के बीच की दूरी D। क्लियर यहाँ तक। अब देखो A का एक सिरा कहाँ पे है 3 नंबर और B का एक सिरा कहाँ पे है 2 नंबर पे। तो ये जो 2 नंबर वाली प्लेट है ये कैसी है, ये कॉमन प्लेट है दोनों में, इसमें भी और इसमें भी। क्लियर है। तो एक दूसरा जो C2 बना, संधारित्र बना, वो हमें मिल गया C2। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो तीसरा, देखो तीसरे संधारित्र की अगर हम लोग बात करें तो देखो वो कौन सी प्लेट है, तीसरी प्लेट और चौथी प्लेट मिल के बना।
तो हमने मान लिया एक तीसरा संधारित्र है C3 है। क्लियर है यहाँ तक? तीनों ही के केस में मान सेम होगा क्योंकि सबका क्षेत्रफल सेम है और सबकी बीच की दूरी सेम है। क्लियर है? अब हमें ये पता करना है कि ये जो कंस्ट्रक्शन है, ये जो चित्र है, ये सीरीज में है या पैरेलल में है ना, ये समांतर श्रेणी में जुड़े हुए हैं या सिंपल श्रेणी क्रम में। क्लियर है? ये एक बार यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, है ना। तो देखो ध्यान से, अगर ए और बी के बीच में बात करें हम लोग, ठीक है, तो ए और बी के बीच में अगर बात करें तो ए के साथ ये सारे के सारे कैसे हैं, ये सब समांतर श्रेणी में लगे हुए हैं। ठीक है, सारे के सारे कैसे लगे हुए हैं, समांतर श्रेणी में। हम इसको और कैसे बना सकते हैं, देखो अगर हमने एक बिंदु ए ले लिया, दूसरा बिंदु हमने ले लिया बी। क्लियर है? अब देखो ए से एक प्लेट जा रही है 1 नंबर पे और एक प्लेट जा रही है 3 नंबर पे। ठीक है, तो हमने ए से 2 प्लेटें जा रही हैं तो हमने ए को 2 भाग में विभक्त कर दिया। एक प्लेट कहाँ जा रही है, 1 नंबर पे, और एक कहाँ जा रही है, 3 नंबर पे, तो ये 3 नंबर हो गई। क्लियर है? अब बी से देखते हैं, बी से देखो, अब बी से एक प्लेट कहाँ जा रही है, 2 नंबर पे, और बी से एक प्लेट जा रही है 4 नंबर पे। क्लियर है? तो पहला जो बन रहा है संधारित्र वो कैसे बन रहा है, बी की एक प्लेट जो 2 नंबर पे जा रही है वो 1 नंबर के साथ बना रही है। ठीक है, तो अब जाहिर सी बात है 1 के साथ बी का कौन सी प्लेट होगी, 2 नंबर वाली। यहां तक क्लियर है? अब देखो बी से 2 नंबर वाली प्लेट के साथ ही एक ए से 3 नंबर वाली प्लेट भी है ना, तो बी वाली जो प्लेट है वही प्लेट एज इट इज यहां पे भी आ गई। ठीक है, क्योंकि ये 2 नंबर है, हमने इसको इससे जोड़ दिया, ये भी 2 नंबर हो गई, तो एक संधारित्र कैसा हो गया, 3 और 2 के मध्य। क्लियर है? अब अगला बढ़ते हैं, अगले में देखो एक प्लेट क्या है, ए से 3 वाली है। ठीक है, ये 3 वाली यहाँ पे कॉमन है ना, तो जब कॉमन है तो हमने एक 3 वाली यहाँ पे बना ली। क्लियर है? अब देखो बी से चौथे नंबर की प्लेट है जो 3 के साथ बना रही है, तो इस वाले 3 के साथ बी का कौन सा आएगा, चौथा। इस तरीके से हमने देखा कि ये 3 संधारित्र, तीनों कैसे हैं बेटा, तीनों के तीनों कैसे हैं, समांतर श्रेणी में। ठीक है, और जब समांतर श्रेणी में होते हैं तो हम उनको कैसे कर देते हैं, उनको हम समांतर श्रेणी का सूत्र लगा के सिंप्लीफाई कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? देखो समांतर श्रेणी के लिए क्या करते हैं हम लोग, डायरेक्ट जोड़ देते हैं, तो जोड़ने के बाद जो टोटल सी आएगा वो कितना आएगा, 3 एप्सिलॉन ए अपॉन डी। क्लियर है यहाँ तक? तो इसका जो उत्तर हो गया वो कितना हो गया, ए और बी के बीच जो तुल्य धारिता है वो 3 एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। तो देखो किस तरीके से प्रश्न बनाए जा सकते हैं इस छोटे से अध्याय से, ये हम लोगों ने आज यहाँ पे देखा। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ जो कि है क्वेश्चन नंबर 8। तो देखो 18 नंबर में क्या कह रहा है, एक 100 पिकोफैरेड धारिता के संधारित्र को 100 वोल्ट विभवांतर तक आवेशित किया गया। तो जाहिर सी बात है, हमें क्या बताया उसने, C1 की वैल्यू बताई 100 पिकोफैरेड, है ना। अब एक पिकोफैरेड में 10 की घात -12 फैरेड होते हैं, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 इंटू 10 की घात -12 फैरेड, तो ये कितना हो जाएगा, 10 की घात -10 फैरेड। ठीक है, वोल्टेज कितनी हो गई, 100 वोल्ट तक आवेशित किया गया। ठीक है, इसे एक दूसरे संधारित्र के समांतर क्रम में जोड़ा गया। ठीक है, दूसरे मतलब कि C2 और समांतर क्रम में जोड़ा गया है ना, और यदि अंतिम वोल्टेज 30 वोल्ट हो तो हमें धारिता बतानी है। क्लियर है? तो देखो समझो क्या कहना चाह रहे हैं ये, कि एक संधारित्र है हमारे पास, इसके अक्रॉस वोल्टेज V1 है और ये C1 है। ठीक है, इसके अक्रॉस अगर हमने एक और जोड़ दिया, ठीक है, तो हमें C2 का मान बताना है। और अगर हम लोग ओवरऑल वोल्टेज की बात करें तो वो ओवरऑल वोल्टेज जो है वो V बराबर कितना है, 30 वोल्ट। क्लियर? तो देखो एक सूत्र पढ़ा है हम लोगों ने, सूत्र है V = C1V1 अपॉन C2V2, C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2, है ना। ये होता है जब हम उभयनिष्ठ की बात करते हैं विभव की फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो देखो यहाँ पे मान रख दो, C1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 10 की पावर -10, V1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 100 वोल्ट, प्लस C2 की वैल्यू मान लो कुछ है, V2 है 0 क्योंकि समांतर श्रेणी में हमने ऐड करा है। ठीक है, अब C1 की वैल्यू कितनी है, 10 की पावर -10 प्लस C2, और इसका जो ओवरऑल वोल्टेज है वो कितना है, 300 वोल्ट। क्लियर है? इस चीज़ को जब इधर मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना बन जाएगा, 300 C2 प्लस 300 इंटू 10 टू द पावर -10 इज इक्वल टू 100 इंटू 10 टू द पावर -10 प्लस 0। क्लियर है यहाँ तक? अब इसको अगर इधर ले आओगे तो ये क्या बन जाएगा, 300 C2 प्लस 10 की पावर -10 300 - 100 इक्वल टू 0। 300 C2 प्लस 200 इंटू 10 टू द पावर -10 इज इक्वल टू 0। तो इसे जब सॉल्व करोगे तो C2 की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हो, और वो C2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो यहाँ पे एक बार मान रख देते हैं। तो V जो अंतिम वोल्टेज है उसका मान है 30 वोल्ट, है ना। C1 की वैल्यू है 10 की पावर -10, V1 की वैल्यू 100, C2 की वैल्यू निकालनी है, V2 की वैल्यू 0 अपॉन 10 की घात -10 प्लस C2। क्लियर है?
ये चीज़ इधर कर दो तो क्या हो जाएगा 30 इंटू 10⁻⁻10 प्लस 30c2 इज इक्वल टू 10⁻⁻10 इंटू 100। क्लियर है? अब देखो 30 इंटू 10⁻⁻10 इसको इधर लेके आए माइनस 100 इंटू 10⁻⁻10 प्लस 30c2 इज इक्वल टू 0। तो जब यहाँ से c2 कैलकुलेट करोगे तो c2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? c2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2.33 इंटू 10⁻⁻10 फैरेड। ठीक है, तो यहाँ तक तो हम लोगों ने ये देखा कि इसमें जो धारिता है वो क्या होगी। क्लियर है? अब यदि अगर हमें इसमें ऊर्जा की हानि निकालनी है तो ऊर्जा की हानि के लिए जो सूत्र होता है वो क्या होता है? वो होता है डेल्टा U इज इक्वल टू C1C2 अपॉन 2C1 प्लस C2, जहाँ पे V1 डिफरेंस V2 का होल स्क्वायर। ठीक है, डिफरेंस क्यों आया यहाँ पे? हो सकता है ऊर्जा गेन करे, हो सकता है V2 की वैल्यू कई बार ज़्यादा आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू रख दो सीधे सीधे। C1 की वैल्यू कितनी हो गई? यहाँ पे C1 की वैल्यू है 100 पिकोफैरेड इंटू 10⁻⁻12। मल्टीप्लीकेशन में C2 की वैल्यू रख दो 2.33 इंटू 10⁻⁻10 डिवाइडेड बाई 2 C1 100 इंटू 10⁻⁻12 प्लस 2.33 इंटू 10⁻⁻10 इंटू V1 डिफरेंस V2 है ना। V1 V2 का अगर डिफरेंस करोगे तो क्या हो जाएगा? 100 का स्क्वायर। इसकी वैल्यू आएगी 3.5 इंटू 10⁻⁷ जूल। क्लियर है यहाँ तक? तो इस तरीके से हम लोगों ने देखे अपने द्वितीय अध्याय में आने वाले पूछे जाने वाले टोटल सारे के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आज तक पूछे जा चुके हैं पिछली परीक्षाओं में। तो अगली क्लास में हम लोग शुरू करेंगे अपना तीसरा चैप्टर। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ मेरे YouTube चैनल फिजिक्स लूप। थैंक यू।